जी बेटा, कैसे हो आप सब लोग? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी मैम। यस मैम। बेटा मैम, हम सब ठीक है। पढ़ना शुरू किया आप लोगों ने? लेक्चर्स देखे थे? यस मैम। ओके बेटा, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एम्ब्रियोजेनेसिस। और इसमें हम एम्ब्रियोजेनेसिस एंड जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, मेरिस्टेमेटिक जो आपके टिश्यूज हैं, उनकी डिटेल जो है उसको हम देखेंगे। तो आज आज का जो हमारा टॉपिक का स्टार्ट है वो एम्ब्रियोजेनेसिस से होगा कि एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होती है और उसमें जो पोलैरिटी है वो किस तरीके से बनती है, और उसकी पोलैरिटी की भी दो टाइप्स हैं, वो कैसे होती हैं और उनके अंदर कौन से जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन से केमिकल्स जो हैं या सिग्नलिंग एजेंट्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। आई होप कि मेरी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर हो चुकी होगी। स्क्रीन शेयर हो गई आप लोगों के साथ? जी मैम, होगी। ओके बेटा, तो एम्ब्रियोजेनेसिस यानी कि एम्ब्रियो की फॉर्मेशन, एक सिंगल सेल जाइगोट सेल से एक सीडलिंग का बनना, ये कैसे होता है। और इसके लिए अगर आप इसको कंपेयर करें एनिमल्स को प्लांट्स के साथ, तो प्लांट्स का, एनिमल्स का आपको पता है कि दे आर मोबाइल इन नेचर, और इसी वजह से उनकी जो डेवलपमेंटल पैटर्न है वो बहुत ही आप कहने के करेक्टरिस्टिक्स हैं और प्री डिफाइंड हैं, और उनमें वो एक खास किस्म की डायरेक्शन है जो कि हमें पहले से बता देती है कि इसके बाद ये होना है, उसके बाद ये होना है और इसके बाद ये होना है। लेकिन अगर उसके बरक्स अगर आप प्लांट्स को देखें, तो प्लांट्स में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी जो है वो पाई जाती है। एनिमल्स में उतनी डाइवर्सिटी नहीं है उनकी लाइफस्टाइल में जितनी कि प्लांट में डाइवर्सिटी पाई जाती है। और उनमें आप देखें कि जिसको बहुत ही टॉलेस्ट ट्री कंसिडर किया जाता है, सीक्वा, सीक्वा जो ट्री है वो 1000 ऑफ ईयर्स जो है वो ग्रो करता है ताकि वो एक पर्टिकुलर साइज पे पहुंच सके, और उसके अंदर इतना उसका साइज बढ़ जाता है कि इवन उसके ट्रंक में से स्पेस बना के एन ऑटोमोबाइल कैन गो। तो इतनी उसकी ग्रोथ ज्यादा है। उसके बरक्स दूसरी तरफ उसके कंट्रास्ट में अगर आप अरेबिडोप्सिस को लें, तो अरेबिडोप्सिस एक बहुत ही छोटा प्लांट है, एक टाइनी प्लांट है, जिसका लाइफ साइकिल भी मुश्किल से बमुश्किल 1 माह लेता है उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होने में। और इसके अंदर ही वो बहुत ज्यादा, जो आप कह रहे हैं कि अभी उसके पास जो है वो बहुत ज्यादा कोई लीव्स भी नहीं आए होते, जब उसका पूरा का पूरा लाइफ साइकिल जो है वो सीड बना के और अपने आप को मेच्योर करके अपना लाइफ साइकिल जो है कंप्लीट कर लेता है। तो इतनी जो आप कहने के डाइवर्सिटी है स्पीशीज में, फिर उसी हिसाब से फिर ग्रोथ के मैकेनिज्म भी हैं। तो कौन सी ऐसी कॉमन चीजें हैं जो कि तमाम मल्टी सेलुलर जो प्लांट्स हैं उनके अंदर वो कॉमन है, और कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जहाँ पे जाके जो है वो ये डाइवर्सिटी आ जाती है कि एक जो है वो इतना बड़ा और इतने अरसे तक ग्रो करता रहता है, और एक जो है वो 1 माह भी नहीं लेता और अपना लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट कर लेता है। तो एनिमल्स के साथ फिर इसको कंपेयर करना, तो मैं नहीं समझती कि कोई बहुत ही आप कह लें कि सीधा साधा काम है। उसमें बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने पहले कहा, कि प्रिडिक्टेबल हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो लार्जली डिटर्मिन होती हैं कि आया बाद में आने वाला जो उसका एनवायरनमेंट है प्लांट का वो कैसा है, उसके हिसाब से वो डिटर्मिन होती है। लेकिन एनिमल्स में बहुत सारी चीजें, ज्यादातर चीजें जो है वो प्री डिटर्मिन होती हैं। ये उसी की एग्जांपल जो भी मैं आपसे बात कर रही थी, सीक्वा ट्री, और कैसे उसके जो ट्रंक को काट के तो उसमें से जो है वो पैसेज बनाया हुआ है। और दूसरी तरफ एक बहुत ही टाइनी प्लांट है हमारे पास जो अपने फ्लावर के साथ है, मतलब अपनी रिप्रोडक्टिव स्टेज पे मौजूद है। और एट दिस टाइम यू कैन सी हियर कि बहुत ही थोड़े इसके पास लीज हैं, लेकिन इसके बावजूद इसका लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट हो चुका है।
अमूमन अमूमन हम ये ख्याल करते हैं कि प्लांट जो है वो बहुत अच्छे से ग्रो करता है, उसके बहुत सारे लीव्स आते हैं, एंड देन फिर वो इस काबिल होता है कि वो अपने आप को रिप्रोडक्टिव स्टेज पे लेके जाए और फिर अपने सीड्स को जो है वो प्रोड्यूस कर सके। सो ये जो डिफरेंसेस अभी हमने बात की है कि एनिमल तो प्लांट्स में है, तो इसी को सामने रखते हुए बहुत ही आप कह लें कि थोड़ा अंडरस्टैंड हम कर पाते हैं कि आया हम इनको आपस में जो है वो कैसे कंपेयर करें। दूसरी बड़ी जो एक और डिफरेंस है वो प्लांट का फोटोसिंथेटिक भी होना है, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस की वजह से भी इसके जो पैटर्न है उनमें और इसके ग्रोथ के पैटर्न में वो इसको फ्लेक्सिबिलिटी देती है लोकेशन वाइज, क्योंकि ये अपनी जगह तो बदल नहीं सकता। तो फोटोसिंथेसिस को, इसका मेन मकसद ही फोटोसिंथेसिस है, इसका खुद के लिए भी और हमारे लिए भी। तो फोटोसिंथेसिस को करना भी है और अपनी जगह से हिलना भी नहीं है। तो इस वजह से भी इसके अंदर बहुत सारे ऐसे आप कह लें कि फ्लेक्सिबल पैटर्न मौजूद हैं जो कि इसको एनिमल्स के जो है उससे चेंज कर देते हैं। दूसरा बड़ा फैक्टर एक तो ये कि फोटोसिंथेसिस करता है, और दूसरा ये कि अपनी जगह पे रह के फोटोसिंथेसिस करता है। सेडेंट्री है इन नेचर, अपनी जगह पे फिक्स है, मूव नहीं कर सकता। तो इसकी वजह से फिर बायोलॉजिस्ट को ये अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी कि आया अगर हम प्लांट के डेवलपमेंट को देखते हैं तो व्हाट आर द जर्नल इश्यूज। तो दो जर्नल इश्यूज जो हैं दोज कैन बी डिफाइंड। वन इज द चैलेंज ऑफ फॉर्मुलेटिंग द क्लियर एंड रेलेवेंट डिस्क्रिप्शंस ऑफ द चेंजेस दैट अकर्स ओवर टाइम। जैसे हम एनिमल्स में प्रोडिक्ट कर देते हैं कि अब ये होने वाला है, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसी तरीके से चाहते हैं कि प्लांट्स में भी बिल्कुल इसी तरीके से क्लियर एंड रेलेवेंट डिस्क्रिप्शंस जो हैं चेंजेस की, उनको टाइम स्केल के हिसाब से उनको जो है वो डिस्क्राइब कर दिया जाए। एज एन ऑर्गेनिज्म ग्रोस आर देयर कॉरिस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन इट्स कॉम्प्लेक्सिटी, और इफ सो हाउ दिस कॉम्प्लेक्सिटी बी मोस्ट सिंपली डिस्क्राइब। अगर ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी उसकी एज के साथ बढ़ती है तो हम उसको सिंपलेस्ट वे में किस तरीके से डिस्क्राइब करें। एक तो ये चैलेंज है प्लांट डेवलपमेंटल बायोलॉजिस्ट के लिए, प्लांट डेवलपमेंट बायोलॉजिस्ट के लिए। एंड दूसरा, टू व्हाट एक्सटेंट द ग्रोथ इज कपल्ड टू द सेल डिवीजन, सेल एक्सपेंशन एंड स्पेसिफिक डिफरेंशिएशन प्रोसेसेस, उनके साथ इसको कैसे रिलेट करें। मतलब जो ग्रोथ हो रही है जो कि इन सम प्लांट्स जो है आप कह रहे हैं कि अनलिमिटेड है, उसको ये नॉर्मल जो प्रोसेसेस हैं सेल डिवीजन का है या सेल एक्सपेंशन का है या सेल की डिफरेंशिएशन का है, और उसके साथ साथ इन्वायरमेंटल क्लूज जो उसके इर्द गिर्द मौजूद है, क्योंकि मैंने बताया डाइवर्सिटी है, हम जानते भी हैं कि प्लांट डाइवर्सिफाइड जो एरियाज है और उस हिसाब से उसका जो आप कह लें कि जो पैटर्न है लाइफ का वो भी चेंज। तो उनका इन्फ्लुएंस भी सामने रखना है, बेसिक प्रोसेसेस को भी सामने रखना है, और फिर उसके साथ उसको रिलेट करना है कि आया ये जो इतनी डाइवर्सिटी है उसको किस तरीके से इसको सिंप्लीफाई किया जा सके और इनको आपस में रिलेट किया जा सके। इसी इश्यू को फिर एड्रेस करने के लिए सिंपलेस्ट से कॉम्प्लेक्स टाइप हर एक स्टेज को जो है जो प्लांट फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट है तेज एंड जिगर की बुक, उसमें डेवलपमेंट का एक पूरा पोर्शन जो है वो अलग से जो है वो उसमें डाला गया है। पहले ये बुक 5 एडिशंस तक जो है ना सिर्फ प्लांट फिजियोलॉजी को फोकस करती है। उसमें ये देखते रहे हैं कि जी आया फोटोसिंथेसिस कैसे हो रही है, रेस्पिरेशन कैसे हो रही है, स्ट्रेस के अंदर प्लांट क्या करता है, हार्मोन्स की चेंजेस आ जाए तो प्लांट क्या करता है, फ्लावर कैसे डेवलप होते हैं, बेसिक जो प्लांट की वाटर को ऑब्जॉर्ब कैसे करता है, मिनरल्स को ऑब्जॉर्ब कैसे करता है, तो इन सब के बारे में जो था वो फोकस था, जिनमें ज्यादा फोकस जो था वो फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन पे था। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि 5 एडिशंस के बाद जो छठा एडिशन है दैट्स वेरी एलेबोरेटिव एंड वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, और उसमें प्लांट की हर स्टेज की जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर जो है वो बात की गई है, जिसको अभी मैं नेक्स्ट 2 स्लाइड्स पे इसको समराइज भी करेंगे। इनमें से एक पहली जो स्टेज है या पहला पोर्शन जो है वो हमारे आज के टॉपिक का हिस्सा है, जिसमें से हम बात कर रहे हैं कि आया जो अगर प्लांट को अगर आप डिवाइड कर सकें इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, तो आप उसकी पूरी ओवरऑल जो ग्रोथ है प्लांट की डेवलपमेंट की उसको आप 3 कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 जो है वो एम्ब्रियोजेनेसिस है, नंबर 2 जो है वो उसका वेजिटेटिव डेवलपमेंट है, एंड नंबर 3 जो है वो उसकी रिप्रोडक्टिव जो है वो डेवलपमेंट है। तो एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है? द टर्म एम्ब्रियोजेनेसिस डिस्क्राइब्स दैट द प्रोसेसेस जो सिंगल सेल से ट्रांसफॉर्म कर दे इनटू अ मल्टी सेलुलर एंटिटी
having a characteristics but typically rudimentary organization. मतलब अभी ये डिसीजन पूरा का पूरा एक वेल डेवलप्ड जो है वो प्लान ना बनाओ, रुडिमेंट्री इसके सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बन जाए फ्रॉम अ सिंगल सेल। अगर आप इसको डिफाइन करना चाहेंगे तो ये जो फर्स्ट जो लाइन है, सेंटेंस है, ये इसकी डेफिनेशन के लिए एनफ है। इन मोस्ट ऑफ द सीड प्लांट्स एम्ब्रियोजेनेसिस को अगर हम देखें, दिस इज होल कन्फाइंड इन द ओव्यूल, और ओव्यूल आप जानते हैं कि दिस इज प्रेजेंट इन द कार्पल ऑफ द फ्लावर, उसके अंदर ये पाया जाता है। तो इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि जितनी भी एम्ब्रियोजेनेसिस का प्रोसेस है वो सारा का सारा कन्फाइंड है ओव्यूल में, एंड दैट इज इन टर्न आल्सो कन्फाइंड इन अ स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट, जिसको हम फ्लावर के नाम से जानते हैं, ऑर्गन ऑफ द प्लांट जो कि फ्लावर है, और उसकी भी कार्पल में के अंदर जो ओव्यूल है वहां पे ये हुआ है। सो ओवरऑल सीक्वेंस जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का, दिस इज हाईली प्रेडिक्टेबल। एम्ब्रियोजेनेसिस के लेवल पे अगर हम डिस्कस करें कि क्या क्या सीक्वेंस आते हैं और क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो वो हम प्रोडिक्ट कर सकते हैं विद लिटिल चेंजेस, जो कि डिपेंड करेगा कि आया प्लांट कौन सा है और किस तरह के प्लांट को आगे डेवलप करने जाए। उसके बाद जो है उसको प्रोडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन शुरू के कुछ स्टेजेस ऐसी हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम अ सिंगल सेल टू द टिल टू द रुडिमेंट्री और द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्लांट, जिसको हम प्रोडिक्ट कर सकते हैं कि आया पहले डिवीजन में क्या होगा, दूसरे डिवीजन में क्या होगा, तीसरे में क्या होगा। इन्हीं प्रोसेसेस को फिर नीचे जो है वो समराइज किया गया है कि अमंग दीज प्रोसेसेस आर दोस व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग द पोलैरिटी। ठीक है, ऊपर शूट का बनना, नीचे रूट का बनना, thus providing a framework work in which the cells differentiate according to the position of the embryo. Then और इसमें embryogenesis में क्या हो सकता है, within this framework groups of the cells become functionally specialized। कुछ जो है वो एपिडर्मल सेल्स हो जाएंगे, कुछ जो है वो कॉर्टिकल सेल्स बन जाएंगे, कुछ जो है वो वास्कुलर टिश्यूज को जो बनाने वाले जो है वो सेल्स बन जाएंगे। Then certain groups of the cells known as the apical meristem, they become confined। और एपिकल मेरिस्टम्स में आपके पास रूट एपिकल मेरिस्टम और उसके बाद शूट एपिकल मेरिस्टम है। ठीक है, तो ये कन्फाइंड हो जाता है। तो ये कन्फाइंड ये टिश्यूज है, तो ये सारे भी आपको अर्ली स्टेजेस में ही, यानी एम्ब्रियोजेनेसिस का जो रुडिमेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ही इन चीजों के बारे में पता चल जाता है कि वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होंगी। So at the conclusion, embryogenesis is in a number of physiological changes those occur to enable the embryo to withstand long periods of dormancy and harsh environmental conditions। क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे ही एम्ब्रियो डेवलप होता है वो किसी न किसी सीड के अंदर जो है आप कहने के वो मौजूद होता है, और सीड जो है अपनी मेच्योरिटी के साथ ही वो जर्मिनेट नहीं करने चल पड़ता। उसको उसके बाद उसमें काफी सारे और प्रोसेसेस आते हैं, जिसके बाद उसने काफी वो डोरमेंट भी हो सकता है, वो डोरमेंसी लॉन्ग पीरियड के लिए भी हो सकती है, वो डोरमेंसी शॉर्ट पीरियड के लिए भी हो सकती है, और आप अगर उसको सेव कर लें ड्राई करके सीड को, तो उसको काफी अर्से तक जो है वो विदाउट जर्मिनेशन जो है वो रहना पड़ सकता है। तो इस चीजों को विथस्टैंड करने के लिए भी बहुत सारी चीजें जो हैं वो एम्ब्रियो में पहले से जो है वो आप कह लें कि इंडल्ज हो जाती हैं, उसके अंदर पहले से आ जाती हैं, ताकि इन फ्यूचर वो इन तमाम चीजों को बर्दाश्त कर सके। ये किसी ने हैंड रेस किया था, कोई क्वेश्चन है या क्या कमेंट है, क्या है? स्टूडेंट्स का ही कहना था, फिर वो कह रहे हैं। ओके, सेकंड जो आप कह लें कि जो मेन डेवलपमेंटल का स्टेज आती है, दैट इज पहली एम्ब्रियोजेनेसिस हमने बात कर ली, और दूसरी है वेजिटेटिव डेवलपमेंट। जब वो सीड जर्मिनेट कर जाता है और जर्मिनेट करने के बाद उसका जो आप कह लें कि डोर्मेंट फेज है वो ब्रेक हो जाती है, उसमें मोबिलाइजेशन और रिजर्व फूड आ जाता है, और फिर वो एक पीरियड को स्टार्ट करता है जिसको हम कहते हैं कि उसका वेजिटेटिव डेवलपमेंट स्टेज है या वेजिटेटिव ग्रोथ का पीरियड है। सो डिपेंडिंग ऑन स्पीशीज जर्मिनेशन जो है वो काफी सारे फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन के तौर पे आ सकती है। इसमें टाइम भी आ सकता है, मॉइस्चर भी आ सकता है, या एनवायरमेंटल कंडीशंस जैसे हीट है, कोल्ड है, टेम्परेचर है, लाइट है, डिफरेंट प्लांट के हिसाब से जो उसके सीड की रिक्वायरमेंट है टू जर्मिनेट
वो डिफरेंट हो सकती हैं, और इन तमाम कॉम्बिनेशंस के नतीजे में अगर इन्वायरमेंटल कंडीशंस उसकी फेवरेबल हैं तो सीड जो है वो जर्मिनेट कर जाएगा। इनिशियली जो है वो अपना रिजर्व फूड, जैसा कि हम जानते हैं कि वो अपने अंडोस्पर्म से ही लेता है, अगर ग्रासेस हैं, और कॉटिलेडन से लेगा अगर वो डाइकॉट्स हैं, और उसके बाद फिर जो सीडलिंग है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी इसी रूडिमेंट्री जो फॉर्म है, जो कि इनिशियली एम्ब्रियो में प्री डिसाइडेड थी कि यहाँ से ये बनने वाला है, यहाँ से ये बनने वाला है, उसी को फिर वो फर्दर फ्लरिश करेगी और अपने रूट और शूट एपिकल मेरिस्टम्स को जो है उनकी एक्टिविटी को एनहेंस कर देगी। और फिर इसी के नतीजे में फोटोमॉर्फोजेनेसिस होगी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, फर्दर डेवलपमेंट होगी शूट की, और इसी तरीके से जब वो ग्रो करता रहेगा तो सीड उसके लीव्स जो है वो एक्सपैंड कर जाएंगे और वो फोटोसिंथेटिकली कॉम्पिटेंट हो जाएगा। एंड देन फिर वो फर्दर अपनी जो बाकी की ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से और ज्यादा तेजी से कर सकेगा, क्योंकि अब वो खुद खुद अपना फूड जो है, खुद अपनी एनर्जी जो है वो बनाने के काबिल हो चुका होगा एट दैट टाइम। लेकिन एनिमल की ग्रोथ को अगर आप इससे कंपेयर करें तो जो वेजिटेटिव ग्रोथ है दैट इज टिपिकली indeterminate, not predeterminate, but subject to the variation with no definite end point। जैसे मैं आपको पहले ही कह चुकी हूँ कि प्लांट्स में कोई एंड पॉइंट नहीं है। हो सकता है वो एक माह में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करके खत्म हो जाए, तो जाहिर है फिर उसकी वेजिटेटिव स्टेज भी उस हिसाब से चलेगी, और हो सकता है कि वो इनडिटर्मिनेट रहे, अनलिमिटेड टाइम के लिए वो इसी तरह ग्रो करता रहे। So this indeterminate growth is characterized by you can say the reiterated programs, जो कि बार बार उनकी रेफरेंस होती है of the later organ development, जो कि अलाउ करते हैं प्लांट को कि वो एलेबोरेट करते रहें अपने स्ट्रक्चर को, ताकि जो कि उनकी इन्वायरमेंट के हिसाब से उनके लिए बेस्ट हो, उस हिसाब से वो ग्रो करते हैं। नेक्स्ट जो डेवलपमेंटल स्टेज है, जो कि फिर आप ये समझ लें कि अगर एक सीजनल प्लांट है, एक आप कह लें कि जो वन सीजन में एनुअल जिसको आप बोलते हैं टेक्निकली, अगर वो प्लांट है तो वो जल्दी जल्दी अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, तो ये समझ लें कि उसकी वो लास्ट स्टेज है, जिसके बाद वो अपनी सीड को प्रोड्यूस करेगा और उसके बाद उसकी लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। बट ये जरूरी भी नहीं है, बट यू कैन करेक्टराइज एनी प्लांट, चाहे वो एनुअल है, बाइनियल है, पेरिनियल है, उसकी स्टेज को कम से कम कैरेक्टराइज तो कर ही सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू कि जब उसमें फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं। सो आफ्टर अ पीरियड ऑफ द वेजिटेटिव ग्रोथ, plant respond to the combination of the internal plus external cues, और इसी हिसाब से फिर वो जो कि इसके साइज को भी डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर पे, तमाम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं उन पे भी ये डिपेंड करता है, उसके अपना साइज कितना बड़ा हो चुका है। फोटो पीरियड पे हम आप जानते ही हैं, फोटो पीरियड के हिसाब से भी प्लांट्स को कैटेगराइज किया जाता है, लॉन्ग डे प्लांट्स एंड शॉर्ट डे प्लांट्स। और जैसा कि मुझे पता है कि प्लांट फिजियोलॉजी जो आप पढ़ के आते हैं बीएस में, उसमें इसका पोर्शन भी शामिल है, तो आप जानते ही हैं कि उसकी बेस पे फोटो पीरियोडिज्म हम कहते ही इसको, उनके आया वो अपनी जो फ्लारिंग है वो लॉन्ग डेज के बाद करेगा या शॉर्ट डेज के बाद करेगा। ठीक है, तो फोटो पीरियड पे डिपेंड करके, टेम्परेचर पे डिपेंड करके, साइज कितना उसका अटेन हो गया है, और तो उसके बाद फिर वो इस स्टेज में ट्रांजिट करेगा या उसकी ट्रांजिशन होगी टू द रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट स्टेज। इन दिस स्टेज एज आई टोल्ड यू कि ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, और इस ट्रांजिशन में फिर स्पेशलाइज्ड आप कहने के फ्लोरल मेरिस्टम्स जो हैं वो डेवलप होती हैं, जो कि फ्लावर को बनाती हैं, और फिर इस प्रोसेस में फ्लोरल मेरिस्टम्स जो हैं वो स्पेसिफाइड भी होती हैं, क्योंकि अगर आपने फ्लावर की डेवलपमेंट का चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आप जानते ही हैं कि हर एक प्री डिसाइडेड होता है कि कौन से जीन्स ने कौन सा वर्ल बनाना है, किसने जो है वो सेपल्स बनानी है, किसने पेटल्स बनानी है, किसने स्टेमन्स बनाने हैं, किसने जो है वो कार्पल्स बनाने हैं। तो इन अदर वर्ड्स आप यूं कह सकते हैं कि इस ये जो फ्लावर की फॉर्मेशन है रिप्रोडक्टिव स्टेज में या रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट में, जो फ्लावर की फॉर्मेशन है, दिस इज द बेस्ट स्टडीड एग्जांपल्स जो है वो प्लांट डेवलपमेंट की, इसको आप कंसिडर कर सकते हैं, और जिसमें सीक्वेंस जो है वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, इन अदर वर्ड्स। ठीक है, मतलब जिसको आप अच्छे से रिलेट कर सकते हैं चीजों के साथ, जिस तरह एनिमल्स में प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इस तरह फ्लावर की डेवलपमेंट को आप यूं कह सकते हैं कि अच्छे से उसके पैटर्न को जान सकते हैं, और प्री डिटर्मिन कर सकते हैं कि आया ये प्रेजेंट है तो क्या होगा, और ये प्रेजेंट है तो क्या होगा, ये जीन एक्सप्रेस होंगे तो क्या होगा, ये जीन एक्सप्रेस नहीं होंगे तो क्या चेंजेस इसमें आने वाले हैं। तो हमारा जैसा कि मेन फोकस जो है वो एम्ब्रियोजेनेसिस ही है,
तो उसी को लेके हम आगे चलेंगे, लेकिन ओवरऑल इसका बताना आपको ज़रूरी था। और ये जो स्लाइड है इसमें यही बताया गया है कि ये जो डिफरेंट स्टेजेस मैंने आपको बताई हैं, इनको डिफरेंट चैप्टर्स जो हैं प्लांट फिजियोलॉजी एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इसको डिस्कस किया गया है। जैसा कि ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं, दिस इज चैप्टर नंबर 17 जो कि एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में। और उसके बाद जो वेजिटेटिव डेवलपमेंट है वो चैप्टर नंबर 18-19 में डिस्कस्ड है। फिर उसके बाद जो रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट है वो चैप्टर नंबर 20 में डिस्कस है। और सीड बनने के बाद, ये सीड बनने सॉरी सीड बनना कह रही हूँ, जो फर्टिलाइजेशन का अमल है, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, जो कि हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का हिस्सा भी है हमारे सिलेबस का, उसको भी हम पढ़ेंगे। तो उस वो जो है वो चैप्टर नंबर 21 है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाले चैप्टर तो आपके सिलेबस में हो सकता है कुछ टॉपिक्स इसमें से मतलब मैं आपको पढ़ाऊं, लेकिन जो चैप्टर हमारे इस पूरे ओवरव्यू में से जो जिनको हम आप कह लें कि जो इंक्लूड करेंगे अपने इसमें इस कोर्स में, वो चैप्टर नंबर 17 है और चैप्टर नंबर 21 है, जिसमें मोस्ट ऑफ द आप कह लें कि जो आउटलाइन है आपके इसकी सिलेबस की, वो काफ़ी सारी इसमें कवर्ड हो जाती है। होपफुली चैप्टर नंबर 17 के बाद हम चैप्टर नंबर 21 ही पढ़ेंगे। सॉरी आगे चली गई। जी, तो एम्ब्रियोजेनेसिस में हमने ये देख लिया एम्ब्रियोजेनेसिस कहते किसको हैं, और हमने ये देख लिया कि ये कौन सी स्टेज है और कहाँ से इसको स्टार्ट करना है। तो सीड प्लांट्स में अगर आप एम्ब्रियोजेनेसिस को देखें तो सबसे पहला काम जो उसमें होता है मतलब सेल में होता है। सेल इवन अभी वो सेल डिवाइड भी नहीं हुआ होता, यानी कि सेल की हम बात करें जाइगोट की, जाइगोट वाला सेल जो है उसकी हम बात करें जिससे एम्ब्रियोजेनेसिस होनी है। तो जाइगोट की सेल की अगर हम देखें तो अभी देखिए वो डिवाइड भी नहीं हुआ होता, इवन उस सेल में भी पोलैरिटी जो है वो डिफाइन हो जाती है। पोलैरिटी से मुराद उसके पोल्स बन जाते हैं कि आया लोअर पार्ट कौन सा होगा उस सेल का और अपर पार्ट कौन सा होगा इन सेल का, और इन अदर वर्ड्स बेसल कौन सा होगा और एपिकल रीजन जो है वो कौन सा होगा। ठीक है, तो इस वजह से इस तरीके से पोलैरिटी का जो ओरिजिन है वो सिंगल सेल से ही स्टार्ट हो जाता है। इन अदर वर्ड्स एम्ब्रियोजेनेसिस जो है उसकी जो पोलैरिटी का डिसीजन है वो सिंगल सेल से ही प्लांट जो है उसको जो है वो कंसिडर करना शुरू कर देता है कि आया किस तरफ को प्लांट ने फ्यूचर में जो है वो जाना है एम्ब्रियोजेनेसिस में। तो इन दिस केस मैंने एग्जांपल्स जो डेवलपमेंटल प्रोसेस की एक्सप्लेन की जाती हैं, तो उनमें बेसिक जो आर्किटेक्चर है प्लांट का उसको जो इसको हम बोलते हैं मॉर्फोजेनेसिस। So this is associated with the formation of functionally organized structure. मॉर्फोजेनेसिस होगी, फिर उससे ऑर्गेनोजेनेसिस होगी, और उसी में डिफरेंशिएशन होगी, और फिर हम कहेंगे कि इसमें हिस्टोजेनेसिस हो रही है, यानी कि उसके डिफरेंट टिश्यूज बन रहे हैं। और an essential feature of this basic architecture is the presence of the apical meristems at the tip of the shoot and root axis, which are the key sustaining indeterminate determinate pattern of the vegetative growth. तो सबसे पहले हम इसी को ही देखेंगे कि ये जो पोलैरिटी है, यानी कि जैसे मैंने बताया कि एपिकल मेरिस्टम और जो बेसल है जो रूट एक्सिस बनाएंगी या शूट एक्सिस बनाएंगी, वो किस तरीके से फिर डेवलप होगा। तो इसके लिए आपको डायरेक्ट डायग्राम दिखा दी जाए या पहले इसको समझा दिया जाए। मेरे ख्याल है कि दिस डायग्राम इज मोर अप्रोप्रिएट टू शो, और उसके बाद फिर मैं बैक आपको लेके जाती हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे आप इसी इसी आप कह लें कि जो डेवलपमेंट का पैटर्न है एम्ब्रियोजेनेसिस का, उसको दिखाया हुआ है कि पहली स्टेज जो सबसे पहला है दिस वन इज द एम्ब्रियो सैक, और उसमें फिर ये जाइगोट की फॉर्मेशन, और फिर ये सिंगल सेल जिसकी मैं बात कर रही थी। और इसको देखें ये इलोंगेटेड सेल है, ये जाइगोट जो है दिस वन इज एन इलोंगेटेड सेल। और इस इलोंगेटेड सेल में ही फिर जो फर्स्ट डिवीजन होगी वो इसको एक अपर यानी कि एपिकल डॉटर सेल और लोअर बेसल डॉटर सेल में कन्वर्ट कर देगी। या इन अदर वर्ड्स एक ही सेल के अंदर जब वो इलोंगेटेड फॉर्म में आता है तो उसमें ही ये पहले से डिसाइड हो जाता है कि जो ऊपर वाला पोर्शन है ये एपिकल डॉटर सेल बनाने वाला है, और जो नीचे वाला पोर्शन है ये बेसल डॉटर सेल जो है वो उसको बनाने वाला है। तो इसी इसी से फिर आप फर्दर देखें जब इसकी फर्दर जो है वो डिवीजन होंगी, सीरीज ऑफ डिवीजन जो कि इसको 1 सेल से 8 सेल में कन्वर्ट कर देगी, जिनमें जो अपर रीजन है दिस वन इज ग्लोबुलर लाइक,
और जो नीचे वाला है इसकी स्टार्क लाइक है। नीचे वाला जो बेसल पोर्शन था उसने बनाया है सस्पेंसर, और जो ऊपर वाला पोर्शन है उसने बनाया है एपिकल रीजन या एपिकल डॉर्सल सेल से जो डेवलप हुआ है। और दिस एपिकल डॉर्सल सेल को भी फर्दर फिर आप जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। द एपिकल एम्ब्रियो रीजन जो कि ग्रीन कलर का शो हुआ है, और लोअर वाला जो टायर है दिस इज रिप्रेजेंटेटिंग द सेंट्रल एम्ब्रियो रीजन जो कि येलोइश कलर से जो है रिप्रेजेंट हो रहा है। देन हाइपोफाइसिस है जो कि ब्लू कलर से रिप्रेजेंट हुआ है, और उसके बाद सस्पेंसर है जो कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंट जो है वो दिखाया गया है। तो नीचे वाला जो पोर्शन है इससे ये बने, और जो ऊपर वाला पोर्शन है ग्रीन कलर का उससे ये वाला हिस्सा जो है ये ग्रीन और जो येलोइश वाला पोर्शन है ये बना है। अच्छा, कलर भी इसको डिफरेंट दे दिए गए हैं सो दैट यू कैन सी इन द वेल डेवलप्ड ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न के आया उसके अंदर यही वाला रीजन जो पहले ग्रीन कलर का है, तो उसी ग्रीन कलर को आप, इस कलर कोड को आप ट्रेस कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट यू कैन से सेल्ड स्टेज ऑफ द एम्ब्रियोजेनेसिस। तो 8 सेल में इसकी शक्ल कुछ ऐसे है। 16 सेल में यही जो 8 सेल्स हैं यही इन्हीं का आप कह लें कि इसकी पेरिक्नाल डिवीजन होगी, ठीक है। एंड व्हाट इज पेरिक्नाल डिवीजन एंड व्हाट इज एंटीक्रानल डिवीजन, ये भी मैं भी आपको एक डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ। तो पेरिक्नाल डिवीजन जो है यानी कि ये जो राउंड डिवीजन है क्लोज पैरेलल टू द सरफेस जो है, इसकी वजह से ये अब 16 सेल में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। 16 सेल के बाद फिर फर्दर इसमें और डिवीजन्स होंगे, और फिर ये अर्ली ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो है वो बना देगा। और ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो हैं ये एक ही स्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं, अर्ली ग्लोबुलर एंड लेट ग्लोबुलर, ये दोनों ही ग्लोबुलर आप कह लें कि स्टेज को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस की। उसके बाद फिर इसकी फर्दर ट्रांजिशन होती है, और फर्दर ट्रांजिशन में आप यूँ समझ लें कि ये हार्ट शेप स्ट्रक्चर जो है उसको बनाने की तरफ अब ये जाएगा। और इसी हार्ट शेप स्ट्रक्चर में जो अपर सेल्स हैं वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो भी आप नोटिस कर सकते हैं। और इन अदर वर्ड्स अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये सारा का सारा स्ट्रक्चर जो कि हार्ट शेप इसको बना रहा है, ये सारा का सारा स्ट्रक्चर जो है वो एपिकल डॉटर सेल से बना है, तो वो कहना गलत नहीं होगा। क्योंकि जो नीचे वाला पोर्शन था, जो नीचे वाला 1 सेल का जो पोर्शन था जो कि बेसल डॉटर सेल था, इस सेल से तो सिर्फ सस्पेंसर बना है, ठीक है। और उसके साथ साथ आप कह रहे हैं कि कुछ हाइपोफाइसिस बन गया या सस्पेंसर बन गया, और वो बहुत ज्यादा जो है उसकी कंट्रीब्यूशन नहीं है टू द मेजर फॉर्म और द मेजर स्ट्रक्चर ऑफ द एम्ब्रियोजेनेसिस में या सीडलिंग में उसकी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो नहीं है। ऑल्दो मतलब जाहिर है कंट्रीब्यूशन तो है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। तो अगर ये कहा जाए कि सारा का सारा जो कंट्रीब्यूशन है वो एपिकल सेल का है तो वो गलत नहीं होगा। तो अपर टायर जो है वो शूट एपिकल रीजन मेरिस्टम बना देंगे, और जो लोअर टायर है वो इसकी फिर आप कह लें कि जो रूट का रीजन है उसको बना देंगे। और रूट के रीजन का जो है उसको भी फिर यहाँ से इसकी जो लेट ग्लोबुलर स्टेज है वहीं से ही रूट के रीजन की जो है वो भी डिफरेंशिएशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। कि ये जो येलो कलर का कोड है ये फ्यूचर में आप कह लें कि इसका हाइपोकोटाइल बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से जो हाइपोफाइसिस था ये कंट्रीब्यूट करेगा इसके सेंट्रल रूट कैप कंट्रीब्यूट करेगा। और जो अपर पोर्शन में ही जो बाद में डेवलप होने वाला ये जो डार्कर कलर का ब्राउन कलर का जो रीजन है दिस विल कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी रूट। तो पूरा का पूरा जो सीडलिंग है हाइपोफाइसिस को छोड़ के पूरा का पूरा जो सीडलिंग है मतलब सिर्फ इस ब्लू कलर को छोड़ के ये सारा का सारा एपिकल एम्ब्रियो रीजन का जो है वो देन है, चाहे वो रूट है या चाहे वो शूट है। अब इसी को आप सामने रखिएगा और दोबारा से हम इसकी पोलैरिटी को और इसकी जो डिस्कशन है उसके बारे में हम जा रहे हैं कि इसकी स्टेजेस कौन कौन सी हैं और किस तरीके से जो वो पोलैरिटी है इसमें डिफाइन होती है। तो एनाटॉमिकल कंपैरिजन जो कि हाईलाइट करते हैं डिफरेंसेस इन द पैटर्न ऑफ द एम्ब्रियोजेनेसिस, उसके जरिए हम देख सकते हैं कि सीड जो है उसके अंदर कितने सेल्स जो हैं वो ग्रुप्स की फॉर्म में मौजूद हैं। और इनके जो डेवलपमेंटल पैटर्न है एम्ब्रियोजेनेसिस के वो मोनोकॉट्स में और यू डाइकॉट्स में थोड़ा थोड़ा इनमें जो है आप कह लें कि उनमें जो डिफरेंसेस हैं वो मौजूद है, ठीक है। लेकिन आप यूँ समझ लें कि एक कुछ सर्टन फंडामेंटल फीचर्स हैं जो कि इनकी इस्टेब्लिशमेंट में मेन है या इनकी इस्टेब्लिशमेंट में कॉमन है, चाहे वो मोनोकॉट हो चाहे वो डाइकॉट हो। बट इवन देन इनमें वेरिएशंस कैन बी देयर।
और वो वेरिएशंस आपको यहाँ पे, तो क्योंकि हम मेन फोकस रखेंगे अरेबिडोप्सिस पे, बट अगर आप इसको कंपेयर करना चाहें, अरेबिडोप्सिस जो है इट्स अ डाइकॉट प्लांट, तो अगर आप इसको कंपेयर करना चाहें मोनोकॉट से, तो इसी बुक का जो वेब टॉपिक है 17.2, उसमें राइस की जो डेवलपमेंट है उसको दिखाया गया है, लेकिन यहाँ भी हमारा फोकस जो है वो अरेबिडोप्सिस पे होगा। बट अरेबिडोप्सिस आपके सिलेबस में शामिल होगा, बट अगर अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर अपनी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए अगर आप इसको कंपेयर करना चाहें विद द मोनोकॉट, तो आप वेब टॉपिक 17.2 को कंसल्ट कर सकते हैं इस बुक के। आप लिखे प्लांट फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट बाय तेजन जिगर, तो उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक जो उसकी वेबसाइट है, ई के फॉर्म से उसके एंट्री वेबसाइट पे आता है, तो उसके जरिए आप उसकी वेबसाइट को खोल सकते हैं और उसका 17.2 टॉपिक जो है उसको खोल के आप इससे रेलिवेंट जो मटेरियल जो है वो देख सकते हैं। सो अरेबिडोप्सिस की ही एम्ब्रियोजेनेसिस को अगर हम फोकस रखें, तो यू कैन डिवाइड दिस एम्ब्रियोजेनेसिस इनटू 5 स्टेजेस। सबसे पहली जो है उसको हम कहेंगे वो है जाइगोटिक स्टेज, और दूसरी है ग्लोबुलर स्टेज, जिसको मैंने अर्ली एंड लेट ग्लोबुलर से आपको बताया था कि एक ही स्टेज के दो हिस्से हैं। देन हार्ट स्टेज, एंड देन टॉर्पीडो स्टेज, एंड देन फाइनली द मेच्योर स्टेज। So let us see one by one. Zygotic stage में कौन कौन सी stages शामिल हैं? The first stage of the diploid life cycle, which commences with the fusion of the haploid egg and sperm, और उससे हमें एक single celled zygote जो मिलता है. So this is the zygotic stage. और इसमें भी मैंने आपको बताया कि polarity is there, and the polarized growth of this cell followed by an asymmetric transverse division give rise to the small apical cell and an elongated बेसल सेल। आपने देखा था ऊपर ग्रीन कलर का छोटा सा एपिकल सेल था, और नीचे जो था वो एक बेसल एलोंगेटेड बेसल सेल था, जो मैंने भी आपको डायग्राम दिखाई थी, उसमें ही मैं आपको दोबारा से दिखा रही हूँ। एपिकल सेल स्मॉल एंड बेसल सेल लॉन्ग, ठीक है, इसी के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड द सेकंड स्टेज, जिसमें मैंने आपको बताया था अर्ली एंड लेट ग्लोबुलर स्टेज। तो ये क्या है? द एपिकल सेल जो है, ऊपर वाला जो स्मॉल ग्रीन कलर का जो सेल है, this undergoes a series of division to generate spherical shape, और जिसमें हमें सबसे पहले जो स्टेज हासिल होती है वो 8 सेल्ड की है। आपने देखा, आपने वहां नोटिस किया था 8 सेल्ड एंड 16 सेल स्टेज। तो सबसे पहले 8 सेल स्टेज बनती है, जिसको ग्लोबुलर एम्ब्रियो, जिसको आप समझने के वो अर्ली है, और जिसकी जो सिमेट्री जो है वो रेडियल सिमेट्री होती है। और दिस एडिशन टू द दिस octant stage, इसी की further cell divisions होंगी, and this will increase the number of the cells in the globular embryo, और फिर वो create करेगा an outer protoderm which later become the epidermis। तो यही जो globular stage है, जो early and late, इसी की जो divisions के बाद जो आपको outer एक boundary demarcation नजर आएगी, this one, ये जो demarcation है, ये वाली demarcation, जो कि 16 सेल के बाद ज्यादा क्लियर है। तो यहाँ से आप कह लें कि जो आउटर बाउंड्री है, दिस विल एक्ट एज प्रोटोडर्म, और ये प्रोटोडर्म जो आउटर लेयर ऑफ द सेल है प्रोटोडर्म के तौर पे एक्ट करेगी, और फिर ये बाद में फिर ये एपिडर्मिस में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। देन जब जाइगोट जी मैम जब जाइगोटिक स्टेज होगी तब प्रोटोडर्म वगैरह। नहीं, तब प्रोटोडर्म नहीं क्लियर होगा। प्रोटोडर्म बनेगा इस ये अर्ली ग्लोबुलर स्टेज में, जब ये पेरिक्लानन डिवीजन आएगी ना, ये वाली, उसके बाद ये ऊपर वाला सेल, ये मैं आपको एक और डायग्राम में भी अभी बताती हूँ, प्रोटोडर्म वहाँ पे अलग से भी दिखाती हूँ, ठीक है, उसमें भी आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से प्रोटोडर्म जो है वो यहाँ से इस वाली स्टेज से, अर्ली ग्लोबुलर स्टेज से, ये जो नीचे वाली में ज्यादा क्लियर है, ये जो बाहर वाला आपको एक लेयर नजर आ रही है, दिस विल एक्ट एज प्रोटोडर्म, क्योंकि एपिडर्मिस तो रूट की भी होनी है और शूट की भी होनी है, और इसी से रूट बनना है, लोअर रीजन से, ऊपर वाले से शूट बननी है, तो ये प्रोटोडर्म के तौर पे जो है वो एक्ट करेगी। उसके बाद जो है आपके पास जो नेक्स्ट स्टेज आ जाती है, वो है जी हार्ट स्टेज। और हार्ट स्टेज में उसकी जो शेप है, आफ्टर सो मेनी डिवीजन्स, दिस विल अराइज टू 2 रीजन्स, जो कि आप क्यों कह लें कि दो फोकस्ड रीजन बन जाती हैं, 2 प्रोमिनेंट रीजन उसके बन जाती हैं, जो कि जो शेप फिर वो बनती है उसको फिर हम कहते हैं कि दैट इज हार्ट शेप। और इसी हार्ट शेप में से ही आप कर लें कि जो फ्यूचर की शूट एपिकल मेरिस्टेम है, और जो फ्यूचर की कॉटिलेडन्स हैं, वो इसी हार्ट शेप के आप कह लें कि जो अपर लेयर है वहीं से वो डिसाइड होगी, और वहीं से आप कह लें कि वहीं पे उसकी लोकेशन भी होगी इन फ्यूचर।
एपिकल शूट, एपिकल मेरिस्टेम की भी, और कोटिलेडन्स भी वहीं से बनेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है टॉर्पीडो स्टेज। टॉर्पीडो स्टेज में आप जो समझने की तरह सेल इलोंगेशन और सेलुलर डिफरेंशिएशन फर्दर इस हार्ट शेप को जो है वो एम्ब्रियोनिक एक्सिस में कन्वर्ट कर देगी, और जिसमें विजिबल डिस्टिंक्शंस यू कैन मेड बिटवीन द एडेक्सियल एंड अबैक्सियल टिश्यूज। और उसके बाद जो है कोटिलेडन्स जो हैं वो भी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएंगे टॉर्पीडो स्टेज में। और फाइनली दिस torpedo stage will be converted into the mature stage after further divisions of the cells। और इसी पे आप कह लें कि जो mature stage आएगी, जो कि कुछ इस तरह की शक्ल की आपको नजर आएगी। सो इस यहाँ पे आकर आपकी जो यू कैन से जो एम्ब्रियोजेनेसिस है वो यहाँ पे आके फिनिश हो जाएगी। ये वाली जो स्टेज है, दिस वन इज द मेच्योर स्टेज, जिसमें अब आपको पता है कि कोटिलेडन्स कहाँ पे है, एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पे है, हाइपोकोटाइल कौन सा है, रूट कौन सी जगह से बन रही है, एंड देन और इन अदर वर्ड्स आप इसको सीडलिंग भी कह सकते हैं, एंड मेच्योर स्टेज जो है वो एम्ब्रियोजेनेसिस की वो भी इसको कह सकते हैं। जी, तो मैं बात कर रही थी कि मैं अभी आपको बताऊंगी पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन को भी, लेकिन ये मैंने पहले ही आपको काफी जो बाद में आने वाली चीज है उसको पहले ही क्लियर कर दिया। अदरवाइज हमने स्टार्ट इसी बात से किया था कि आया एपिकल जो एपिकल बेसल पोलैरिटी है, यानी कि ऊपर वाला हिस्सा कौन सा है, नीचे वाला हिस्सा कौन सा है, तो ये पोलैरिटी जो है ये कब इस्टेब्लिश होती है। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने एम्ब्रियोजेनेसिस के फर्दर जो है वो प्रोसेसेस वो तो मैंने आपको बता ही दिए। ठीक है, तो अभी हम दोबारा से फिर उसी की तरफ जा रहे हैं। आपकी मैंने एम्ब्रियोजेनेसिस की सारी स्टेजेस जो हैं वो मैंने आपको बता दी हैं कि वो क्या है। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि आया इसकी जो है वो पोलैरिटी जो है वो किस तरीके से जो है वो डिफाइन होती है। अच्छा, ये जो अभी हम बात कर रहे थे कि प्रोटोटर्म क्या है, वो जो अभी आपको मैंने दिखाई है पहले जो काफी सेल्स की स्टेज है वो स्कीमेटिक डायग्राम है, वो ओरिजिनल नहीं है। ये जो अभी आपके सामने मैंने स्लाइड खोली है, दिस वन इज द ओरिजिनल यू कैन से माइक्रोग्राफ्स, जो कि प्लांट की ये एरेबिडोप्सिस की डेवलपमेंट की जो है वो ली गई है, और नीचे लिखा भी हुआ है कि किसने इसको जो है वो इसको किसके पेपर में जो है वो पब्लिश हुई है। और इसमें ये जो सिंगल सेल आपको स्टेज बताई थी, वेरी फर्स्ट ए जो है वो उसको रिप्रेजेंट कर रही है, जिसमें वन सेल एम्ब्रियो है, और जिसकी फर्स्ट डिवीजन जो है जाइगोट की एपिकल एंड बेसल सेल जो है वो बना देता है। एंड देन फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है, अच्छा नीचे जो है इनका जो जूम साइज है वो सेम रखा गया है। ठीक है, 25 माइक्रोमीटर ही रखा गया है, ताकि आपको पता चले अगर हम जूम उसका बढ़ा देंगे तो फिर तो वो वैसे ही कुछ बड़े और कुछ छोटे से नजर आएंगे, तो वो नहीं किया। एक ही फोकस रख के, एक ही लेवल पे फोकस को रख के, एंड देन उसके बाद के माइक्रोग्राफ्स बनाई गई हैं, ताकि एक ही फोकस पे देखा जाए कि एक ही सेल पहले कैसा था, उसके बाद उसमें क्या चेंजेस आई हैं, उसके बाद उसमें क्या चेंजेस आई हैं। तो सेकंड जो स्टेज है बी, वो टू सेल्ड एम्ब्रियो को शो कर रही है। थर्ड स्टेज में 8 सेल एम्ब्रियो की कुछ इस तरह की शक्ल है। ज्यादा क्लैरिटी आपको स्कीमेटिक से हो जाएगी, लेकिन यहाँ से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि जो 8 सेल स्टेज है वो किस तरीके से उसकी शक्ल जो है वो आप कहें कि ओरिजिनली वो कैसी नजर आती है। देन फिर मैंने आपसे बात की थी कि जो अर्ली आप कह लें कि जो ग्लोबुलर स्टेज है, दैट इज रिप्रेजेंटेटिंग इन द डी स्टेज, और इसमें फिर ये प्रोटोडर्म की नजर आई, ये इसको यहाँ पे मार्क भी किया हुआ है। ये जो आप कह रहे हैं कि आउटर लेयर ऑफ द सेल्स है, दिस विल बी बिहेविंग लाइक प्रोटोडर्म, और जो कि फ्यूचर में फिर आपकी जो है एपिडर्मिस को जो है वो बनाएगी। उसके बाद इस स्टेज को आप मिड ग्लोबुलर स्टेज भी कह सकते हैं, जिसमें प्रोटोडर्म जो है वो डेवलप होना शुरू हो गई है, तो इसको मिड ग्लोबुलर स्टेज यानी कि डी स्टेज को आप मिड ग्लोबुलर स्टेज भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद अर्ली हार्ट शेप है स्टेज है, और एफ में जो है वो लेट हार्ट स्टेज है, और उसके बाद फिर ये हार्ट फर्दर क्लियर हो जाएगा और ये नोच बना देगा, और इसी नोच में आपकी आप कहने का जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है वो बनेगी, और यही जो टू लोब्स हैं ये फिर आप कह रहे हैं कि कोटिलेडन्स में बनाने में जो है वो डेवलप करने में काम आएंगे। और उसके बाद फिर जो मेच्योर एम्ब्रियो है वो कुछ इस तरीके से आपको जो है वो नजर आता है, जो कि एच में जो है वो रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपेक्स कौन सी बनेगी, शूट एपेक्स कौन सी बनेगी, वो भी काफी हद तक जो है वो टॉर्पेडो स्टेज में जो है वो क्लियर हो जाती है। और फाइनल जो इसकी शक्ल निकलेगी मेच्योर एम्ब्रियो की, वो एज में दिखाएगी कि वो फाइनल जब उसकी स्टेज आती है तो एट दैट टाइम मेच्योर एम्ब्रियो वो किस तरह का होता है, विद इन द सीट जाहिर है कि वो होगा। ओके बेटा, उसके बाद यहीं से अब हमने बात करनी है कि जो एपिकल बेसल एक्सिस है, या जो पोलैरिटी जिसकी हम बात करें कि
कैसे ये डेवलप होता है कि ऊपर वाला पोर्शन जो है वो एपिकल रीजन के तौर पे बिहेव करेगा, और एपिकल ग्रोथ जो है, या एपिकल में वैसे दोनों ही रीजन आ जाते हैं, एपिकल से मुराद अपर भी एपिकल रीजन भी हो सकता है और लोअर एपिकल रीजन भी हो सकता है, यानी कि शूट एपिकल रीजन भी एपिकल ही है, और रूट का अगर आप बात करते हैं, उसके टिप की बात करते हैं, तो वो भी उसका भी एपिकल रीजन ही है। तो ये एपिकल रीजन एंड अलोंग विद दिस द रेडियल एक्सिस, ठीक है। एक चीज होती है लंबाई में अपर एंड लोअर उसका एंड होना, लंबाई में मतलब उसका एक्सिस, मेन एक्सिस उसका डेवलप होना, या इन अदर वर्ड्स आप कह लें कि उसका लॉन्गिट्यूडनल जो उसका एक्सिस है। और एक है कि वो अपनी प्लांट को जब आप उसको ग्रो करते हुए देखते हैं तो आप देखते हैं कि वो अपनी गिर्थ में भी बढ़ता है, विड्थ में भी बढ़ता है, ठीक है। तो वो जो उसका एक्सिस है, जो उसमें ग्रोथ हो रही होगी, जो उसमें चेंजेस आ रही होंगी, वो उसका रेडियल एक्सिस कहलाएगा, ठीक है। तो गिर्थ जो है उसकी जो चेंजेस हैं वो रेडियल एक्सिस बनाएंगे, और जो उसका अपर एंड लोअर एपिकल रीजन्स हैं वो उसका एपिकल बेसल एक्सिस जो है वो बनाएंगे। तो पोलैरिटी अगर एम्ब्रियोजेनेसिस को अगर आप अरबिडोप्सिस में अगर हम डिफाइन करें तो बाकी सारे डिफरेंसेस अपनी जगह पे, लेकिन पोलैरिटी इज देयर जो कि हर तरह की प्लांट में मौजूद होगी। और इस पोलैरिटी को फिर हमने दो तरह के एक्सिस में आप जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। नंबर एक, जैसे मैंने आपको बताया, एपिकल बेसल एक्सिस, ये भी मैं आपको डायग्राम में भी दिखाती हूँ। और इसकी डेफिनेशन क्या है कि दिस रन्स बिटवीन द टिप्स ऑफ द एम्ब्रियोनिक शूट एंड एम्ब्रियोनिक रूट, ठीक है। टिप से लेकर, शूट की टिप से लेकर रूट की टिप तक अगर एक लॉन्ग लाइन अगर आप लगाते हैं तो दिस इज योर प्लांट्स एपिकल बेसल एक्सिस। अच्छा, और रेडियल एक्सिस क्या है, दूसरी एक्सिस क्या है, रेडियल एक्सिस है, दिस इज परपेंडिकुलर टू द एपिकल वेब, मतलब आप कह लें कि उसके राइट एंगल पे जो है एपिकल बेसल एक्सिस के जो एक्सिस आएगी वो रेडियल एक्सिस है। एंड दिस एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लांट, क्योंकि मैंने बात की कि ये गिर्थ बढ़ाती है, विड्थ को बढ़ाती है, तो सेंटर ऑफ द प्लांट और आउटवर्ड को ये ग्रो करेगा इससे प्लांट, ठीक है। तो एपिकल बेसल एक्सिस जो है आप ये समझ लें कि प्लांट की हाइट जो है इससे बनती है, ठीक है। हाइट या डेप्थ उसकी, अगर रूट बढ़ेगी तो डेप्थ में जाएगा, अगर शूट बढ़ेगी तो हाइट उसकी बनेगी। और रेडियल एक्सिस की जो ग्रोथ है उससे हमें पता चलता है कि वो उसकी विड्थ कितनी डेवलप होगी, उसका उसका जो उसकी स्टेम है या उसकी गिर्थ जो है वो कितनी, किसी भी क्योंकि स्टेम में ये ज्यादा चीज क्लियर है, इस वजह से मैं स्टेम की बात कर रही हूँ। अदरवाइज पूरे के पूरे में जहां जहां भी उसकी डेवलपमेंट हो रही है, उसकी रेडियल एक्सिस जो है उसके सेंटर और रीजन से लेकर और उसकी आउटर बाउंड्री यानी कि एपिडर्मल सेल्स तक का जो ग्रो करना है वो उसकी रेडियल एक्सिस भी होगा। फॉलोइंग सेक्शन में फिर हम इसी को जो है फोकस करेंगे, लेकिन अभी मैं उसकी डायग्राम आपको दिखा दूं। तो ये जो मैं बात करी थी कि ये जो है, ये शूट अगर आप कंसिडर कर लें एंड दिस वन इज द रूट, तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन, ये जो डैश लाइन आपको दोनों डायरेक्शंस में जिसके एरोस लगे हुए हैं, दिस इज इट्स एपिकल बेसल एक्सिस, ठीक है। और इसी में से, इसी का अगर आप क्रॉस सेक्शन ले लें, जैसे आप किसी का ट्रांसवर्स सेक्शन ले लेते हैं, स्टेम का या लीफ का ट्रांसवर्स सेक्शन ले लेते हैं, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस टिश्यू टुवर्ड्स द एंड, यानी कि आउटर बाउंड्री या पेरिफेरल रीजन तक का जो हिस्सा है ये वाला, इसको हम कहेंगे इट्स रेडियल एक्सिस। तो मेरा ख्याल है कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जब ये बढ़ेगा तो गिर्थ बढ़ेगी, और जब ये ग्रो करेंगी ऊपर वाली और नीचे वाली, तो प्लांट की हाइट एंड उसकी कितना वो रूट बढ़ेगी तो कितना डीप हो जाएगा, और शूट बढ़ेगी तो कितनी इसकी हाइट डेवलप होगी, यानी कि अब अबव ग्राउंड हाइट की हम बात करें तो वो कैसे होगी। और इसकी जो रेडियल एक्सिस की जो डेवलपमेंट है दिस विल गोज ऑन, और ये फिर आप कहने कि इसमें ग्राउंड टिश्यूज ऐड होंगे, वास्कुलर टिश्यूज जो हैं वो ऐड होंगे, और एपिडर्मल सेल्स तो होंगे ही जाहिर, क्योंकि सेंटर से लेकर हम एपिडर्मल सेल्स तमाम की बात करें, वो वाली एक्सिस जो है इसकी रेडियल एक्सिस को डिफाइन करेगी। देन उसके बाद फिर इन्हीं एपिकल सेल्स और जो इन्हीं एक्सिस को सामने रखते हुए यानी किस तरीके से फिर एम्ब्रियोजेनेसिस होती है, वो सारी स्टेजेस में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये जो मैंने एक्सप्लेन की थी ये उसी की ही फर्दर जो है वो डिस्क्रिप्शन है कि ये रीजन्स कैसे बनते हैं। इसके साथ ही मैंने आपको बताया था कि हमने बात की कि इसका ट्रांसवर्स इसकी जो है वो डिवीजन हुई या पेरिक्लाइनल डिवीजन हुई, एंटीक्लाइनल डिवीजन हुई, तो वो क्या होती है, तो उससे रिलेटेड ये नेक्स्ट डायग्राम है कि पेरिक्लाइनल डिवीजन क्या होती है। अगर आप ये एक सेक्शन कंसिडर कर लें तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल है, ये जो एरो लगा हुआ है, दिस वन इट्स एपिकल बेसल एक्सिस, ठीक है। ये वाला हिस्सा जो है, ये जो लेंथ है इसकी, दिस वन एपिकल बेसल एक्सिस।
और ये सेंटर से लेकर उसकी आउटर बाउंड्री तक का जो हिस्सा है, दिस इज इट्स रेडियल एक्सिस। अच्छा, जब हम कहते हैं ना कि पेरिक्लाइनल डिवीजन हुई, पेरिक्लाइनल डिवीजन हुई है, मतलब जो पेरिक्लाइनल डिवीजन होती है वो प्रोड्यूस करती है न्यू सेल को, जो कि न्यू सेल वॉल उसकी ऐसे लेट डाउन होती है दैट इज पैरेलल टू द टिश्यू सरफेस। ठीक है, जो टिश्यू की सरफेस होगी आउटर, उसके बिल्कुल ये पैरेलल होगी। और जो एंटीक्लाइनल होती है वो उसकी टिश्यू सरफेस के राइट एंगल पे होगी, उसको हम एंटी बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये यूं है और ये यूं है। जो पेरिक्लाइनल है वो यूं है, आप समझ लें कि हॉरिजॉन्टल टाइप है, और जो एंटीक्लाइनल है वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे होगी। तो अगर आप ये देखना चाहें कि आया जो पेरिक्लाइनल डिवीजन होगी तो वो सेल्स को कैसे ऐड करेगी, तो वो इस तरीके से, ये देखिए ये न्यू सेल जो हाईलाइट किया हुआ है, ये इसका न्यू सेल है जो कि इसका बना है। ठीक है? और क्योंकि ये एक न्यू सेल बना है, तो अगर आप उसके सेंटर से पेरिफेरी की तरफ आते हैं तो यू कैन इमेजिन कि एक नया सेल इस तरीके से डेवलप हुआ है, तो ये उसकी लेयर्स को इंक्रीज करेगा। ठीक है, एक न्यू लेयर को बनाएगा। जब ये सेल ऐड होगा तो वो एक नई नई लेयर को बनाएगा। और जब एंटीक्लाइनल डिवीजन होगी एट राइट एंगल टू द पेरिक्लाइनल डिवीजन और एट राइट एंगल टू द सेल सरफेस, सॉरी टिश्यू सरफेस, तो वो उस लेयर के सेल्स को फर्दर इंक्रीज करवाएगी। मतलब पेरिक्लाइनल डिवीजन जो है एक न्यू लेयर को डेवलप करवाएगी, और एंटीक्लाइनल डिवीजन जो है उसी लेयर में न्यू सेल्स को ऐड करवाएगी, और ओवरऑल फिर पूरा प्लांट जो है वो ग्रो करेगा। ठीक है, मतलब पूरे प्लांट को हम कहते हैं कि वो ग्रो करेगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आपके जहन में, कुछ पूछना है? ये सब समझ आ रही है? मैम इसमें जो शेप के चेंजेस नहीं है, जिस तरह टॉर्पेडो स्टेज से उसे हार्ट शेप भी बनाया, वो सारा कुछ इसके अंदर सेल्स की फ्यूजन हुई है ज्यादा? सेल की फ्यूजन नहीं हुई बेटा। वे सेल्स जो है आपको सिर्फ उसको यूं समझ लें कि वो एलेबोरेट करके दिखाया गया है ना, मतलब ये सेल फ्यूज नहीं हुए आपस में। आप यूं समझ लें कि ये जो स्टेज दिखाई हुई है ये उसकी बड़ी वाली डायग्राम दिखाई हुई है, और ये जो स्टेज है ये उसकी छोटी वाली डायग्राम, मतलब एट माइक्रो लेवल पे जो डायग्राम है। ठीक है, तो इन्हीं से फिर ओरिजिन, मतलब जैसे आपको अब देखने में आपको लीफ नजर आ रहा है, लेकिन अगर आप लीफ को और माइक्रो लेवल पे देखेंगे तो उसके अंदर सेल्स ही है ना। उसके अंदर मेसोफिल के सेल्स हैं, उसके अंदर पेलिसेड के सेल्स हैं, उसके अंदर एपिडर्मिस के सेल्स हैं। तो अगर आपको वो इंटरनली दिखाएंगे तो वो सेल्स की सेल्स ही हैं, उनकी अरेंजमेंट्स है। बट अगर आप एक्सटर्नली उसको मॉर्फोलॉजिकली देखेंगे तो वो आपको कुछ इस तरह की शेप नजर आएगी। ठीक है, तो उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो फ्यूज हो गए, वो अपनी जगह पे मौजूद है, बट उन्होंने अब उनकी जो है मॉर्फोजेनेसिस हो गई है ना, उसने एक मॉर्फोलॉजी बना ली, उसने एक पैटर्न बना लिया है, शेप बना ली है। जी, और कोई क्वेश्चन? नो मैम। ओके बेटा, आज का हमारा लेक्चर वैसे भी इतना लंबा नहीं होगा, मतलब हार्डली 20 मिनट्स में नेक्स्ट लूंगी, क्योंकि इसमें काम में मुझे थोड़ा सा शॉर्ट करना है। तो यहाँ तक था हमारी हमने बात की है कि किस तरीके से एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियोजेनेसिस की हम बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव डेवलपमेंट और रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट की बात नहीं कर रही है, एम्ब्रियोजेनेसिस हमारा फोकस है। और हमने मेन उसकी उसमें चीजें देख ली हैं कि डिवीजन्स कहाँ कहाँ पे हो सकती हैं, किस किस तरीके से वो प्रोसीड करती हैं, कैसे कैसे कौन से रीजन जो है वो शूट या रूट या हाइपोकोटाइल या यू कैन से द एपिकल मेरिस्टेम या रूट की एपिकल मेरिस्टेम जो है वो बना सकती हैं। और उसके बाद हमने उसके साथ साथ हमने ये भी देख लिया कि ये सारा फोकस हम करें रेबिडोप्सिस में, इनमें वेरिएशंस हो सकती हैं। मतलब ये जो स्टेजेस मैंने आपको दिखाई हैं ये रेबिडोप्सिस के हिसाब से दिखाई हैं, इनमें वेरिएशंस आ सकती हैं किसी और प्लांट के हिसाब से अगर आप देखें। ठीक है, और इसके साथ हमने एंटी पेरी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी देख लिया है कि वो क्या होता है। और इसके बाद जो 5 स्टेजेस हैं उनको भी डिफाइन कर दिया है कि इन्हीं, ये तो काफी सारी डिवीजन्स को दिखाया हुआ है, लेकिन इन्हीं को फिर आप 5 डिफरेंट कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। नाउ अब इन्हीं के हम आप कहने के फर्दर इनके एस्पेक्ट्स जो हैं उनको क्लियर करेंगे कि आया फर्दर ये जो चेंजेस आती हैं या ये जो सेल्स की डिवीजन होती है और ये डिफरेंट शेप्स बनते हैं, तो आया इनको डिटरमिन कौन करता है, कौन से ऐसे मैकेनिज्म है जो कि ये डिटरमिन करते हैं कि आया यहाँ पे जो है वो शूट होनी चाहिए और यहाँ पे जो है वो रूट होनी चाहिए, यहाँ पे जो ये हाइपोकोटाइल होना चाहिए। तो ये चीजें किस तरीके से इनका पैटर्न जो है वो डेवलप होता है।
तो अगेन इसके लिए जो है अगर आप ये समझें कि कोई लाइनेज डिपेंडेंट मैकेनिज्म है, लाइनेज डिपेंडेंट मैकेनिज्म कि जिसको आप वेरी फर्स्ट सेल से डिटरमिन कर सकें कि आया ये सेल आगे बढ़ के ये जैसे एम्ब्रियोजेनेसिस में अभी हमने किया, तो ये कहाँ तक जाएगा। तो ये लाइनेज जो डिपेंडेंट मैकेनिज्म है वो एनिमल्स में तो आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन प्लांट में इसको एक्सप्लेन करना वो इजी नहीं है। एज एज जैसे मैंने बताया कि अरेबिडोप्सिस की अगर एग्जांपल ले लें, तो एक तो ये बात है कि प्लांट टू प्लांट भी वेरी कर रहा है, लेकिन विद इन वन प्लांट अगर हम अरेबिडोप्सिस की ही बात करें तो उसमें भी अगर उसकी आप कह लें कि वेरिएशंस को अगर आप देखें कि कैसे वो नॉर्मल एम्ब्रियोजेनेसिस करता है और उसके डिफरेंट इंडिविजुअल सेल्स किस तरीके से उनकी फर्दर फेट बनती है, तो उसको अगर हम ऑब्जर्व करें तो उसमें भी चेंजेस हैं। ठीक है, उसमें भी चेंजेस आते हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसको आगे हम जाके हम बताते हैं कि किस तरीके से वो चेंजेस कैसे आ सकती हैं और आया फिर हम किस तरीके से इसको प्रोटेक्ट करेंगे। तो अगर आपको थोड़ा सा याद है तो एक मैंने आपको टेक्निक बताई थी रिपोर्टर जीन की, कुछ याद है व्हाट इज रिपोर्टर जीन? हाँ जी, रिपोर्टर जीन क्या होता है, कुछ याद है क्या होता है रिपोर्टर जीन? जी बेटा बोल रहे हैं। गस जीन याद है, GUS, गस जीन, इट्स अ काइंड ऑफ रिपोर्टर जीन। कोई पता नहीं, खोल लो विकीपीडिया। हाँ विकीपीडिया खोल के बता दो मुझे क्या होता है गस जीन, रिपोर्टर जीन क्या होता है। रिपोर्टर जीन जिसमें से गस एक है, मतलब इस तरह के और भी हो सकते हैं, ठीक है, रिपोर्टर जीन और भी हो सकते हैं। रिपोर्टर जीन आप यूं कह लें कि वो जीन होता है कि जिसके बारे में हमें पहले से ही पता होता है कि वो क्या जब एक्सप्रेस होगा तो वो क्या प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, और नॉर्मली ये हम ऐसा जीन लेते हैं कि जिसकी प्रोडक्ट को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, मतलब अगर वो जीन एक फॉर एग्जांपल अगर जीन एक्सप्रेस हो रहा है, हमें तो नहीं पता कि जीन एक्सप्रेस हो रहा है, लेकिन जीन जो प्रोडक्ट बनाएगा, जो वो प्रोटीन बनाए, जो वो कोई आप कह लें कि जो भी चीज वो बनाए, उस सब्सटेंस को हम आइडेंटिफाई कर सकें। तो अगर वो आइडेंटिफाइबल हो तो उसको फिर हम एज रिपोर्टर जीन जो है उसके तौर पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गस उनमें से एक है। गस जीन का काम क्या होता है कि ये जो गस जीन है ये भी एक ऐसा आप कह लें कि सब्सटेंस बनाता है कि जिसको आप जो कि फ्लोरिसेंट कर सकता है। ठीक है, उस फ्लोरिसेंट करने की वजह से यू कैन इजीली आइडेंटिफाई इट कि किस टाइम पे ये जीन जो है ये एक्सप्रेस हुआ है। अब इनका इस्तेमाल क्या होता है रिपोर्टर जीन्स का? रिपोर्टर जीन्स का इस्तेमाल ये होता है कि हम इन जीन्स को जानबूझकर अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट के जो आप कह लें कि प्रोमोटर रीजन है उसके साथ हम इसको मैनिपुलेट कर लेते हैं। यानी कि जो जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि अगर वो एक्सप्रेस हो तो क्या होगा, अगर वो एक्सप्रेस ना हो तो क्या होगा, तो उसका तो हमें नहीं पता कि उसका प्रोडक्ट कहाँ कहाँ पे, क्योंकि अभी तो हम उसके बारे में स्टडी करना चाह रहे हैं ना, हमें नहीं पता कि उसका प्रोडक्ट कहाँ कहाँ पे है। तो हम उसकी उसको उसके एक्सप्रेशन को कि कब वो एक्सप्रेस होता है कब एक्सप्रेस नहीं होता, हम रिपोर्टर जीन को उसके रेगुलेटरी रीजन के साथ अटैच करवा के खुद से मैनिपुलेट करके, मतलब ये आप जीन एक प्रोडक्ट तैयार करेंगे, एक ऐसा जीन बनाएंगे हाइब्रिड टाइप का कि जिसमें आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा और उसी के रेगुलेटरी रीजन के साथ आपका रिपोर्टर जीन लगा होगा, ताकि जब रिपोर्टर जीन का प्रोडक्ट आए जो कि आइडेंटिफाइबल होगा तो उसी के साथ आप ये भी आइडेंटिफाई कर सकें कि आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो एक्सप्रेस हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, तो पीछे की स्टोरी ये है। ठीक है, उसमें से एक रिपोर्टर जीन जो है जिसको मैंने कहा कि गस जीन जो है, गस जीन जो है उसको हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है और हमारा मकसद क्या है कि हम ये देख सकें कि व्हाट आर द फेट्स ऑफ द स्पेसिफिक एम्ब्रियोनिक सेल्स विच आर यू कैन से जो बाद में जाके वो एम्ब्रियोनिक सेल्स जो है वो बाद में जाके क्या बनाएंगे, तो ये हमने डिटरमिन करना है। ठीक है, तो उन्हीं के एनालिसिस के लिए हम क्या कर रहे हैं कि हमने एक रिपोर्टर जीन लिया है और टॉप की डायग्राम में जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया है कि ये जो है गस जीन को इस ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है और इस गस जीन को हमने यहाँ पे इसके रेगुलेटरी पोर्शन के साथ जो है वो इसको इंसर्ट कर दिया है।
अच्छा, अब इसमें एक टेक्निकल चीज ये है कि ये तब तक गस जीन एक्सप्रेस नहीं होगा जब तक ये सेंटर में ये ट्रांसपोजोन जो है वो मौजूद है। इस ट्रांसपोजोन को जब एलिमिनेट कर दिया जाए, एलिमिनेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट है कि इसको एलिमिनेट अगर हो जाएगा तो फिर ये गस जीन जो है वो एक्टिवेट हो पाएगा, अदरवाइज उसके बगैर ये एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। तो एज लॉन्ग एज ट्रांसपोजोन इज देयर तो दिस कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, और अगर ट्रांसपोजोन रिमूव हो जाएगा तो रेगुलेटरी रीजन जो है वो गस जीन को एक्सप्रेस करवाने में कामयाब हो जाएगा। तो नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज हैं जिनके जरिए ट्रांसपोजोन को जो है वो फिर आप यूं कह लें कि रिमूव किया जा सकता है। तो उनमें से रैंडम एक्सीजेंस जो है ट्रांसपोजोन की, वो फिर जीन को एक्सप्रेस करवाएंगी, गस जीन को, और उसमें से फिर हमने फिर आगे फर्दर इसको एज मार्कर इस्तेमाल करना है, और फिर हमने देखना है कि इसका पैटर्न क्या है। अब ये जो गस जीन है, दिस इज एक्सप्रेसिंग इन दिस रीजन, जो हार्ट शेप का लोअर पोर्शन है, ये कलर कोड से मेरे ख्याल है कि आप समझ रहे होंगे, मेरे साथ होंगे, कि ये गस जीन है और इसका जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे कहीं जाके जो है वो इंसर्ट हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अब अगर इसको हम मिच्योर सीडलिंग में देखें, मिच्योर सीडलिंग में तो ये जो आप कह लें कि जो लोब्स हैं, टू लोब्स हैं, वहां पे भी इसका पोर्शन मौजूद है, और जो हाइपोकोटाइल है वहां पे भी इसका रीजन मौजूद है, और इसी तरीके से रूट वाले रीजन में, सीडलिंग के रूट वाले रीजन में भी इसका पोर्शन मौजूद है। इन फ्यूचर ये जो गस जीन का जो आप कह लें कि जो प्रोडक्ट है, जो इसके एक सेल है, इसी की फर्दर डिवीजन से ये कहाँ कहाँ इंसर्ट हो सकता है, ये एपिकल रीजन ऑफ द शूट में भी इस हिस्से में आ सकता है, ये वाला हिस्सा, और ये हाइपोकोटाइल में मेनली इंसर्टेड है, और ये रूट में भी इंसर्टेड है, लेकिन रूट के टिप में इंसर्ट नहीं है, जो उसका मेरिस्टेमेटिक रीजन है वहां पे इसकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब इसी रीजन को फर्दर जो है वो एक्सप्रेस करवाया गया है। ये सिर्फ अरेबिडोप्सिस की ही बात हो रही है। एक अरेबिडोप्सिस में गस जीन लगा के उसको एक्सप्रेस करवाया गया, फिर दूसरे में लगा के एक्सप्रेस करवाया गया, फिर तीसरे में लगा के एक्सप्रेस करवाया गया, इसी तरीके से मल्टीपल सीडलिंग्स जो है उनको डेवलप किया गया, और उनमें देखा गया कि आया उनमें इस का पैटर्न जो है डेवलपमेंट का वो क्या होता है। तो उन मल्टीपल जो सीडलिंग्स थी उनको फिर 6 तरह की कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किया गया, ए, बी, सी, डी, ई और एफ में। ठीक है। अच्छा, जो ए वाले थे ना, उनमें जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इन तमाम रीजन्स में ये अपना कंट्रीब्यूशन सेल देगा। ये वाला रीजन, ये पूरा रीजन बनाने का रीजन है। ठीक है। ये वाला रीजन इस पूरे रीजन को बनाने का रीजन है। ठीक है। तो ए और बी टाइप में, ए बी और में टाइप में आप ये समझ लें कि जो ए है उनमें से वो बिल्कुल इसको एग्जैक्टली इसी तरह की सीडलिंग को रिप्रेजेंट करता है कि जो ये पूरा रीजन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, बी में ये वाला हिस्सा नहीं बन रहा, बी में ये वाला हिस्सा जो है वो नहीं बन रहा, और यहां से लेकर, यानी यहां से लेकर यहां तक का जो रीजन है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। देखिए, ये सिर्फ रेबिडोप्सिस ही है, उसके अंदर ही वेरिएशंस आ रही हैं। अगर अगर ये वेरिएशन ना होती तो होना क्या चाहिए था कि जिस तरह का हमने ये एक प्लांट आपको सीडलिंग दिखाई है, हर दफा यही सेम पैटर्न आना चाहिए था इसके एक्सप्रेशन का, और इसे हर दफा इस एक रीजन से ये सेम रीजन बनना चाहिए था, लेकिन ये सेम रीजन नहीं बन रहा। ठीक है। ए टाइप की जो सीडलिंग है उनमें ये पूरा का पूरा रीजन बन रहा है, बी में सिर्फ ये बन रहा है, सी में सिर्फ ये अपर रीजन बन रहा है, ये यहां से लेकर यहां तक का रीजन बन रहा है, सी में ये नोट कर रहे हैं, और उसमें भी वेरिएशन है। ठीक है। किसी में बहुत शॉर्ट है, किसी में थोड़ा लॉन्ग है, किसी में बहुत ज्यादा लॉन्ग है, लेकिन ये जो कर्व्ड रीजन है ये वाला हिस्सा सी में सीडलिंग्स में मौजूद था। अच्छा, डी में कर्व्ड वाला बिल्कुल मिसिंग है और सिर्फ ये वाला रीजन जो है वो मौजूद है। इसी तरह ये सारी सीडलिंग्स जो हैं ये डी वाली इसी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और कुछ इसका हिस्सा जो है डी का वो ओवरलैप कर रहा है विद द ई के साथ, यानी कि लोअर पोर्शन भी बना रहा है। इसी तरह जो ई था, ई ग्रुप की जो सीडलिंग्स थी उनमें ऊपर वाला सारा ही मिसिंग है, ऊपर वाला ये जो हिस्सा था ये सारा ही मिसिंग है, सिवाय कुछ पोर्शन के, जो कि ये वाला हिस्सा सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ओवरलैप कर रहा है डी के साथ। ये सिर्फ हिस्सा इसके साथ मैच कर रहा है, बाकी सारा का सारा ऊपर वाला जो पोर्शन है ये पूरा हिस्सा जो है ये इसमें मिसिंग है। ठीक है। इसी तरह एफ में भी, एफ में तो बहुत ही ज्यादा मिसिंग है, क्योंकि डी ई में फिर भी कुछ रीजन जो है वो डी के साथ या अपर रीजन के साथ जो ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये जो इतनी ज्यादा वेरिएशन है कि जो कि सिर्फ अरेबिडोप्सिस की ही सीडलिंग में
गस जीन इंसर्ट करने के बाद हमें हासिल हुई है। तो इन तमाम से हमें क्या पता चलता है कि जो मैकेनिज्म है उसको हम बहुत आप कह लें कि इनकंसिस्टेंट है और इसमें बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी है और उसको हम स्ट्रिक्टली डिफाइन नहीं कर सकते कि आया जो एक रीजन का जो सेल है वो आने वाले वक्त में क्या बनाएगा। तो ये पूरी जो स्लाइड थी और इसकी जो पूरी जो डिस्क्रिप्शन थी ये सिर्फ इसी चीज पे बेस कर रही थी, द वेरिएबिलिटी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ द डेवलपमेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोजेनेसिस, कि जो एक सेल से जो है मिच्योर आप यानी कि फेज ऑफ द सीडलिंग या मिच्योर स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो जो है वो बनाती है, उस तक जाने का जो एक जीन को एग्जाम्पलीफाई करके उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि उसमें भी मच वेरिएशन पाई जाती है। तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि अगर अरेबिडोप्सिस प्लांट को भी छोड़ के किसी और प्लांट के साथ इसी तरह गस जीन को इंसर्ट करके और उसकी वेरिएशन देखी जाए तो डेफिनेटली वो और भी ज्यादा हो। ठीक है, तो कंक्लूजन इसका यही है कि एम्ब्रियोजेनेसिस वुड सीम टू इन्वॉल्व अ वैरायटी ऑफ द मैकेनिज्म that includes those that do not solely rely on the fixed sequence of the cell division। तो उसमें मल्टीपल और भी चीजें शामिल हैं जिनको हम आने वाली जो अपनी लेक्चर है उसमें डिस्क्राइब करेंगे कि कौन कौन से जीन्स हैं, कौन कौन से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं, कौन कौन से हार्मोन्स जो हैं वो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं और वो ये डिसीजन करेंगे कि आया कौन सा सेल किधर को ज्यादा जाए और किधर को ना जाए और किस तरफ को जो है किस वाला हिस्सा जो है वो ज्यादा बनेगा और कौन सा हिस्सा जो है वो, या इन अदर वर्ड्स पोलैरिटी जो है वो टिल्ट किसकी तरफ होगी, या अपर रीजन की तरफ टिल्ट होगी या बेसल रीजन की तरफ वो टिल्ट होगी। ये सारे फीचर्स जो है वो फिर हम उसके बाद डिस्क्राइब करेंगे। यही जो डिस्क्रिप्शन है इसको इस डायग्राम में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा सेल डिवीजन्स डू नॉट ब्लॉक द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बेसिक रेडियल पैटर्न एलिमेंट जो है उसको दिखाया गया है। ऑल्दो कि हम ये बात करें कि देर आर नंबर ऑफ वेरिएशंस जो कि उसके पैटर्न में चेंजेस ला सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर हम उसको यू कैन से कि अगर हम उसको चेंज करना चाहें, उन पैटर्न को चेंज करना चाहें, तो एक बेसिक शक्ल जो है प्लांट की कि आउटर साइड पे एपिडर्मिस ही रहेगी और इनर साइड पे जो है वो कॉर्टिकल टिश्यूज ही रहेंगे और सेंटर में जो है वो वास्कुलर बंडल्स ही होंगे। तो वो जो एक सीक्वेंस है वो फिर भी बरकरार रहता है अलोंग विद ऑल दीज वेरिएशंस के जो एक सेल है वो कहाँ कहाँ पे जाके फ्यूचर में फिक्स होगा। ये यहाँ पे दिखाया हुआ है, जो अपर वाली 3 डायग्राम्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं वाइल्ड टाइप अरेबिडोप्सिस को, और जो लोअर वाली 3 डायग्राम्स हैं बिल्कुल उसी की पैरेलल जो है वो डिफाइन कर रही हैं होमोजाइगस फास्ट म्यूटेंट, जो कि अरेबिडोप्सिस का बनाया गया है। फास्ट म्यूटेंट उसको बनाया गया है। फास्ट म्यूटेंट कैसा होता है कि फास्ट म्यूटेंट में ये होता है कि इसमें ना जो प्री प्रोफेज बैंड है वो बनाने की आप कहने की सलाहियत नहीं होती, और प्री प्रोफेज बैंड जब नहीं बनेगा तो फिर आपको पता ही है कि सेलुलर जो डिवीजन्स हैं, जो प्लान्स हैं डिवीजन्स के, वो चेंज हो जाएंगे, क्योंकि जो प्री प्रोफेज बैंड है ये एक्चुअली वो डिसाइड करती हैं उन प्लान्स को कि जिनके ऊपर इवेंचुअली सेल विल डिवाइड इनटू 2। अगर आपको माइटोसिस मियोसिस याद है, स्पेशली माइटोसिस अगर आपको याद है ऑफ द प्लांट सेल, तो प्री प्रोफेज बैंड का आपको पता होगा। तो प्री प्रोफेज बैंड पे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट्स है ना, वो फास्ट म्यूटेंट्स ऐसे बनाएंगे कि उनमें वो नहीं हो सकती। अब उसकी वजह से चेंजेस क्या आ रही है, पहला वाइल्ड टाइप को देखें, उसके डायग्राम को देखें, तो उसका एक क्लियर जो आपको शुरू वाला जो एम्ब्रियोनिक स्टेज आपको शुरू वाली दिखाई थी, अर्ली ग्लोबुलर जो स्टेज है वो आपको क्लियर यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, जबकि उसी की म्यूटेंट में अगर आप इस स्टेज को देखें तो दैट इज नॉट क्लियर। मौजूद है, ये देखें कुछ कुछ ये जो डिमार्केशन है वो हैं, लेकिन वो एज सच क्लियर नहीं है जैसे कि वाइल्ड टाइप में है। इसी तरीके से जो बी डायग्राम है वाइल्ड टाइप की, दिस इज रिप्रेजेंटेटिंग दी सीडलिंग टॉप, के जब सामने से आप उस सीडलिंग को देखते हैं अरेबिडोप्सिस को, ऊपर वाला व्यू, तो वो कैसा नजर आता है। तो देखिए, तो इसमें क्लियर ये जो डिमार्केशन है इन 2 लोब्स की और ये 2 स्मॉलर लोब्स की ये नजर आ रही है। लेकिन इसी स्टेज पे जब इसके म्यूटेंट को देखा गया तो यू कैन सी हियर कि ये हैप्पैज़ार्ड जो है वो शेप में मौजूद है। लीव्स इसके मौजूद हैं लेकिन हैप्पैज़ार्ड शेप में जो है वो मौजूद है। नेक्स्ट जो डायग्राम है वो वाइल्ड टाइप सी जो डायग्राम है वो वाइल्ड टाइप की क्रॉस सेक्शन ऑफ अ रूट का है।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये उसके रूट हेयर्स हैं, ये उसकी एपिडर्मल लेयर है, ये इसका कॉर्टिकल, ये जो बड़े वाले हैं वो कॉर्टिकल रीजन है, एंड देन सेंटर में जो है वो वैक्यूलर पोर्शन जो है वो आ जाता है, जिसमें आपके पास वैक्यूलर कह रही हूँ, वास्कुलर पोर्शन आ जाता है जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम होंगे, ठीक है। लेकिन उसी के बरक्स अगर आप इसी स्टेज पे क्रॉस सेक्शन लें रूट का, म्यूटेंट का, तो आप देख ही सकते हैं कि बिल्कुल ही हैप्पैज़ार्ड कंडीशन है। लेकिन एक चीज क्लियर है कि आउटर बाउंड्री जो है वो एपिडर्मिस की ही होगी। इनर में जो कुछ भी हैप्पैज़ार्डनेस आपको नजर आ रही है वो इस तरह क्लियर डिमार्केशन नहीं है जैसा कि वाइल्ड टाइप में है, वो उसका पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है। बिकॉज हम पहले ही बात कर चुके हैं कि इसमें पैटर्न जो है वो फॉलो होने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स को बनाने की प्री प्रोफेस बैंड में माइक्रोट्यूब्यूल्स ये नहीं बना पाता, दैट इज वाई प्लेन ऑफ डिवीजन्स जो है वो चेंज होने वाले हैं, तो डिवीजन का पैटर्न जो है वो चेंज होने वाला है। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद एक चीज जो कि सेम है वो ये है कि आउटर साइड पे एपिडर्मिस ही रहेगी, और ये वाला पोर्शन जो है वो कॉर्टिकल रीजन्स को ही के ही सेल्स बनाएगा, और सेंटर वाला जो है वो वास्कुलर बंडल्स को ही रिप्रेजेंट करेगा, चाहे इसमें म्यूटेशन हुई भी है और चाहे इसमें म्यूटेशन नहीं हुई भी है। तो इन तमाम बातों का निचोड़ फिर ये है बेटा कि हम ये तो डिसाइड नहीं कर सकते प्लांट में कि आया एक खास सेल फ्यूचर में जाकर किस जगह पे उसकी लोकेशन होगी, और क्योंकि उसने अपनी लोकेशन को चेंज किया है विद इन द प्लांट भी, उसने अपनी लोकेशन को जो है वो चेंज किया है। 10 जीन के बारे में मैं बात कर रही हूँ, तो उससे इसके हिसाब से रेफरेंस से बात कर रही हूँ। लेकिन जो पैटर्न है, ओवरऑल जो शेप है, ओवरऑल जो पैटर्न है कि उसकी जो टिश्यूज हैं उनकी अरेंजमेंट्स क्या होगी, वो प्री डिटर्मिनेट रहती हैं, बट उस टिश्यूज के अंदर क्या चेंजेस आएंगी वो डिटर्मिनेट नहीं रहेगा, ठीक है। इस हद तक कुछ चीजें जो है आप ये समझ लें कि अंडर कंट्रोल भी हैं, लेकिन कुछ चीजें जो है वो कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हैं, जिनके बारे में हम बिल्कुल भी प्री प्लान नहीं बता सकते, प्री डिटर्मिन नहीं कर सकते कि आया फ्यूचर में इसका जो है वो क्या जो है वो सीन बनने वाला है। और इन्हीं की फिर जो फर्दर आप कह लें कि जो डेफिशिएंसीज हैं इसके बारे में हम फिर नेक्स्ट बात करेंगे कि आया फर्दर इनको कैसे एनालाइज किया गया, और देखा गया है कि आया किस तरह की सीडलिंग्स जो है वो किस तरह की प्लांट्स में जो डेवलप होती हैं। तो आज का हमारा लेक्चर हम इसी पे एंड करते हैं, और जो नेक्स्ट टॉपिक है कि जिससे हम देखेंगे कि आया कौन से हिस्से की जब म्यूटेशन करते हैं तो कौन से जीन की म्यूटेशन करें तो वो कौन से हिस्से को जाके इन्फ्लुएंस करेगा, कौन से रीजन को जाके जो है वो इन्फ्लुएंस करेगा। इसके बारे में फिर इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम ये भी देखेंगे कि आया जीन्स भी कौन कौन से इन्वॉल्व है, और उसकी वजह से डिफरेंट शेप्स कौन सी बनती हैं, और फिर उन्हीं जीन्स में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कौन से हैं, और केमिकल एजेंट्स जो हैं कौन से, या हार्मोन कौन से हैं जो कि इनकी इस पोलैरिटी को, एपिकल बेसल और जो रेडियल पोलैरिटी है उसको डिफाइन करते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर फिर हम यहीं पे एंड करते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो, कोई थ्योरी हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर अल्लाह हाफिज। नो मैम, कोई क्वेश्चन नहीं। कोई क्वेश्चन नहीं है क्योंकि